नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति आनंद, कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, यशोदा कैंसर हॉस्पिटल, संजय नगर। आज ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ के उपलक्ष्य में मैं आप लोगों को कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि कैंसर क्या है। हमारी बॉडी में सारे सेल्स डिफरेंट डिफरेंट रूप से डिवाइड करते रहते हैं, पर जब ये डिवीजन यानी कि उनका जब बढ़ना अनकंट्रोल वे में हो जाता है तो इससे हमारी बॉडी में कैंसर बन जाता है। वो कैंसर एक गांठ की तरह हमें दिखाई देता है। तो अब क्या सारी गांठें कैंसर होती हैं? नहीं, सारी गांठें हमेशा कैंसर नहीं होती हैं। ब्रेस्ट में कुछ इस तरीके की भी गांठें होती हैं जो हार्मोन रिलेटेड होती हैं, तो उनको हम फाइब्रोएडिनोमास कहते हैं, बट वो कैंसर नहीं होता है। फाइब्रोएडिनोमास के चांसेस कैंसर बनने के होते हैं, बहुत कम रहते हैं, इसलिए हमें रेगुलरली उनको चेक करवाते रहना चाहिए। अब हम बात करेंगे ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। ब्रेस्ट कैंसर किन 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 लोगों में हो सकता है? ब्रेस्ट कैंसर आमतौर पर महिलाओं में पाया जाता है, बट हाँ, पुरुषों में भी ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस होते हैं। स्पेशली जिन लोगों की फैमिलीज में ब्रेस्ट कैंसर रन करता है, उनके उन ब्रेका रिलेटेड जेनेटिक कैंसर जो हैं 5 to 7% चांसेस हैं कि उनके मेल्स में भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। तो रिस्क फैक्टर्स क्या है ब्रेस्ट कैंसर के? ब्रेस्ट कैंसर में सबसे इम्पॉर्टेंट जो रिस्क फैक्टर है वो एज है। एज जिस तरीके से एज बढ़ती चली जाती है, उस तरीके से किसी भी तरीके का कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जो रिस्क फैक्टर्स हैं, कुछ मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स होते हैं, कुछ नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स होती हैं। मॉडिफाइबल जिनको हम बदल सकते हैं, उसमें हमारे जो आते हैं, हमारा हेल्दी लाइफस्टाइल आता है, क्योंकि हम अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हैं। एक्सरसाइज करने से हम ओबेसिटी को कम कर सकते हैं। ये हमारा कैंसर होने के चांसेस को, रिस्क को कम कर देता है। ब्रेस्ट फीडिंग, महिलाएं अगर अपने बच्चों को 6 महीने से अधिक ब्रेस्ट फीड करवाती हैं तो इनसे उनमें ब्रेस्ट कैंसर डेवलपमेंट के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर कोई महिला ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, बच्चा निरोधक गोलियों का सेवन करती हैं, उनमें ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये वो रिस्क फैक्टर्स हैं जो मॉडिफाइबल हैं, जिनको हम अपनी विल पावर से बदल सकते हैं। पर कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो नॉन मॉडिफाइबल होते हैं, जैसे कि हमने बात की जेनेटिक कैंसर्स की, क्योंकि आपका जेनेटिक मेकअप बदला नहीं जा सकता है। जो आपके माता पिता से आपको मिला है उसे बदला नहीं जा सकता है। तो ये जेनेटिक कैंसर्स जो होते हैं, वो अगर किसी की फैमिली में रन कर रहे हैं तो आपको 50 से 70% चांसेस हैं कि आपको कैंसर हो सकता है। तो 50 to 70% केसेस में हमारे जो जेनेटिक कैंसर्स में फैमिली में रन करते हैं। और नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, हमने एज की बात की कि बढ़ती उम्र के साथ कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर ऑब्वियसली आपका सेक्स है। फीमेल्स में कैंसर होने के चांसेस ज्यादा हैं एज कम्पेयर टू मेल्स, बट मेल्स में भी कैंसर हो सकते हैं। अब हमें पता चला, किसी महिला ने देखा कि मुझे छाती में गांठ महसूस हो रही है, तो हमें क्या करना चाहिए? छाती में गांठ महसूस होने पर हमें सबसे पहले जो रहता है वो है फिजिकल एग्जामिनेशन। सेल्फ फिजिकल एग्जामिनेशन, किसी ने देखा मुझे गांठ महसूस हो रही है, नेक्स्ट स्टेप इज हमें डॉक्टर के पास यानी कि क्लिनिशियन के पास जाना है उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करने के लिए। जब एक कैंसर विशेषज्ञ ये देखते हैं कि इस महिला की छाती में जो गांठ है, मुझे कैंसरस होने के चांसेस लग रहे हैं, तो वो उसकी आगे जांच करवाते हैं। उन जांचों में जो सबसे पहले जांच आती है वो आती है मैमोग्राफी। मैमोग्राफी के जरिए हम पता लगा सकते हैं कि ये जो गांठ है कैंसरस है या फिर हार्मोन रिलेटेड भी हो सकती है, जैसे हमने पहले बात करी थी। मैमोग्राफी अगर हमें बताती है कि मैमोग्राफी की डिफरेंट स्कोरिंग रहती है, बायरेट्स 1 से लेके बायरेट्स 5 तक। मैमोग्राफ अगर बायरेट्स 4 या 5 है, तब हम पेशेंट को एफएनएसी या फिर बायोप्सी यानी कि नीडल टेस्ट के लिए एडवाइस करते हैं। तो मैं अपनी महिलाओं को ये बताना चाहती हूँ कि ये जो मैमोग्राफी है एक बहुत ही सेफ टेस्ट है। इसमें कोई एक्सेसिव रेडिएशन एक्सपोजर नहीं है। आप बहुत इजीली इस टेस्ट के लिए जा सकते हैं। इसके लिए किसी स्पेशल तैयारी की जरूरत नहीं है, कोई खाली पेट नहीं रहना है। आप आराम से आउट पेशेंट बेसिस पे जाके एक ब्रेस्ट के तरीके का एक्सरे है, इसलिए आराम से आउट पेशेंट बेसिस पे जाके इस टेस्ट को करवा सकते हैं और बहुत ही कंफर्टेबली ये टेस्ट हो जाता है। अगर हमारा मैमोग्राफी हमें कंफर्म करता है कि ये बायरेट्स 4 या 5 है, हमारा नेक्स्ट स्टेप रहता है ब्रेस्ट बायोप्सी। ब्रेस्ट बायोप्सी ही कंफर्म करता है कि ये कैंसर ही है। ब्रेस्ट बायोप्सी करने के बाद जब वो कंफर्म हो जाता है कि ये ब्रेस्ट कैंसर है, अब हमें पता चल गया कि एक महिला ब्रेस्ट कैंसर से जूझ रही हैं। अब हमें नेक्स्ट उसका स्टेजिंग करना है। पेशेंट का नेक्स्ट सवाल आता है कि डॉक्टर साहब मुझे कैंसर तो कंफर्म हो गया है, मेरा कैंसर किस स्टेज का है?
तो स्टेज करने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं। अगर किसी अस्पताल में पेट सीटी की सुविधाएं उपलब्ध हैं तो हम उसको यूज करना चाहेंगे, क्योंकि आज की डेट में ये बेस्ट एक ही टेस्ट है जिससे पूरे एक ही गो में पूरे शरीर में हमें पता चल जाता है कि कहाँ कहाँ कैंसर है। तो हमारे यशोदा अस्पताल में पेट सीटी की सुविधा अवेलेबल है, इसलिए हम आमतौर पे पेशेंट्स को स्टेज करने के लिए पेट सीटी यूज करते हैं, जो हमें बता देता है कि ब्रेस्ट कैंसर का कौन सा स्टेज है। अगर किसी के पास पेट सीटी की सुविधा अवेलेबल नहीं है तो हम सीटी स्कैन छाती का और पेट का करके, साथ ही बोन स्कैन करके उस महिला के कैंसर का स्टेज का पता लगा सकते हैं। पेट सीटी में स्टेज पता चलती है, स्टेज 4 हो सकती है, 1, 2, 3 एंड 4। आगे का जो ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट है वो कैंसर की स्टेज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर पेशेंट का कैंसर फर्स्ट और सेकंड स्टेज में है, फर्स्ट स्टेज मतलब कि सिर्फ ब्रेस्ट तक लिमिटेड है, सेकंड स्टेज यानी कि ब्रेस्ट से निकल के एक्जिला तक गांठें चली गई हैं, थर्ड स्टेज में एक्जिला में बहुत ज्यादा गांठें पाई जाती हैं या फिर छाती के अंदर भी गांठें पाई जाती हैं तो वो थर्ड स्टेज कहलाता है। और ब्रेस्ट और छाती से निकल के अगर किसी दूसरी ऑर्गन में यानी कि लिवर, लंग, बोन या फिर ब्रेन में चला जाता है तो उसको चौथी स्टेज कहा जाता है। स्टेजिंग किस लिए जरूरी है? क्योंकि हर स्टेज का ट्रीटमेंट डिफरेंट है, इसलिए स्टेजिंग बहुत जरूरी है। अगर हम स्टेज 1 और स्टेज 2 की बात करते हैं तो इनमें सबसे पहले सर्जरी का रोल आता है। हमारे यहाँ पे बहुत ही सक्षम सर्जन हैं जो कि उसका ऑपरेशन करके गांठ को पूरे तरीके से निकाल सकते हैं और हम पेशेंट को पूरे तरीके से ठीक कर सकते हैं। ब्रेस्ट कैंसर में 2 तरीके की सर्जरी होती है। एक सर्जरी ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी कहलाती है, जिसमें सिर्फ जो ट्यूमर का पार्ट है और कुछ सेंटिनल नोड्स, जिन नोड्स में एक्जिला में गांठें पाई गई थी, उनको निकाल करके हम ब्रेस्ट को बचा सकते हैं। इसका फायदा कॉस्मेटिक है। यस, फीमेल को पूरी चेस्ट रिमूवल नहीं होती है तो कॉस्मेटिकली अच्छा लगता है, मॉरल बूस्ट मिलता है, मॉरली वो पेशेंट को ठीक लगता है। ये एक ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी का फायदा है। दूसरी जो हमारी सर्जरी होती है वो मेस्टेक्टमी होती है, यानी कि मॉडिफाइड रेडिकल मेस्टेक्टमी, जिसमें पूरा छाती का पूरे ब्रेस्ट निकाला जाता है और साथ में लिम्फ नोड्स को भी, एक्जिला की लिम्फ नोड्स को भी निकाला जाता है। अब डिफरेंट सर्जरीज के क्या फायदे हैं ये हम पता लगाएंगे। जब हम ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी कंजर्विंग सर्जरी करते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया कि उसमें कॉस्मेटिक फैक्टर रहता है, तो ऑब्वियसली पेशेंट को अच्छा फील गुड फैक्टर एक रहता है। तो इसके फायदे, पहला फायदा तो यही हो गया कि फील गुड फैक्टर रहता है। सेकंड फायदा, जो इम्पोर्टेंट फायदा है, वो है जब हम मेस्टेक्टमी में एक्सिलरी लिम्फ नोड डिसेक्शन करते हैं तो लिम्फेडिमा डेवलप हो जाता है, बाजू में पूरी स्वेलिंग आ जाती है। तो अगर हम ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी और एक्सिलरी लिम्फ नोड डिसेक्शन, सेंटिनल लिम्फ नोड डिसेक्शन करते हैं तो हम लिम्फेडिमा से भी निजात पा सकते हैं। ये इसका दूसरा फायदा है। मेस्टेक्टमी कि जब हम बात करते हैं, जब बड़े ट्यूमर्स होते हैं जिसमें हम पूरा मार्जिन लेके अच्छे से ट्यूमर को, गांठ को नहीं निकाल पाएंगे, ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी नहीं कर पाएंगे, तब हम जनरली मेस्टेक्टमी के लिए जाते हैं। पर अगर कोई बड़ी ट्यूमर है और पेशेंट चाहता है कि अगर मेरे को ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी करवानी है तो हम ऑपरेशन से पहले कीमो दे करके भी उस गांठ को छोटा करके पेशेंट को ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी के लिए तैयार कर सकते हैं। ये है हमारा फर्स्ट स्टेप इन ट्रीटमेंट, दैट इज सर्जरी। सेकेंड स्टेप आता है कि अब पेशेंट की, जब हमने सर्जरी कर दी, उसकी फाइनल रिपोर्ट आएगी, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि पेशेंट को आगे का क्या ट्रीटमेंट रहेगा। रिपोर्ट में हमें क्या क्या चाहिए? रिपोर्ट में हमें ट्यूमर का साइज चाहिए, ट्यूमर का गांठ का क्या साइज था वो डिफाइन करेगा कि पेशेंट को कीमोथेरेपी लगनी है या नहीं लगनी है। पेशेंट की जो सर्जरी करके हमने निकाली उसमें गांठें थी, नोड्स पॉजिटिव थी या नहीं थी, कितनी नोड्स पॉजिटिव थी, 1 से 3, 3 से ज्यादा, वो डिसाइड करेगा कि पेशेंट को आगे का ट्रीटमेंट क्या होगा। और तीसरी एक और चीज इंपॉर्टेंट है हमारी हिस्टोपैथोलॉजी की रिपोर्ट में, वो है पेशेंट का ERPR यानी कि हार्मोन रिसेप्टर स्टेटस एंड HER2 स्टेटस। इन सब चीजों पे पेशेंट का फाइनल ट्रीटमेंट यानी कि मेडिकल ऑन्कोलॉजी का जहां पर पार्ट आता है वो डिपेंड करता है। जब पेशेंट क्या पेशेंट ट्रिपल पॉजिटिव है, क्या पेशेंट ट्रिपल नेगेटिव है, सिर्फ हार्मोन रिसेप्टर पॉजिटिव है या सिर्फ HER2 पॉजिटिव है, इन सब चीजों के ऊपर हमारे डिफरेंट कीमोथेरेपी की और टारगेटेड थेरेपी की रेजिमेंट्स डिपेंड करती हैं। आज की डेट में ये जानना जरूरी इसलिए है क्योंकि हमारे पास ट्रिपल नेगेटिव कैंसर्स के लिए इम्यूनोथेरेपी अवेलेबल है, HER2 पॉजिटिव पेशेंट्स के लिए टारगेटेड थेरेपीज अवेलेबल हैं। इन थेरेपीज की यूज से हमने देखा है कि अगर हम इनको ऑपरेशन से पहले देते हैं तो ऑपरेशन से पहले ही कैंसर जो है 60 to 70% खत्म हो जाता है और हमें सर्जरी के और अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं।
अब हम बात करेंगे रेडिएशन थेरेपी की। रेडिएशन थेरेपी कब कब जरूरत में आती है ब्रेस्ट कैंसर के संदर्भ में। रेडिएशन थेरेपी का पहले हम ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी में बात करेंगे। जो पेशेंट ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी के लिए ऑप्ट करते हैं उनमें रेडिएशन थेरेपी की हमें जरूरत पड़ती है, बाकी की चेस्ट वॉल को इरेडिएट करके कैंसर को खत्म करने के लिए। यानी कि जब हम एक ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी करते हैं तब रेडिएशन ट्रीटमेंट हमारा मस्ट पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट है, इंक्लूसिव ऑफ मेडिकल ऑन्कोलॉजी ट्रीटमेंट ऑल्सो। बट अगर यही ट्यूमर, अगर छोटा साइज का ट्यूमर जिसमें हमने पूरी छाती निकाली है यानी कि मेस्टेक्टमी करी है, तो उसमें हम पेशेंट को रेडिएशन से भी बचा सकते हैं। और रेडिएशन का रोल आता है जब हमारी नोड पॉजिटिव होती हैं, अगर सपोज मार्जिन पॉजिटिव है, इन केसेस में हमें जो है रेडिएशन की हेल्प लेनी पड़ती है। तो ये हमारा पार्ट है ट्रीटमेंट पार्ट की, क्या क्या हमारा ट्रीटमेंट होता है। हम कैंसर की जब बात करते हैं तो लोग पूछते हैं कि डॉक्टर साहब क्या साइंस हैं, क्या सिम्टम्स हैं जिससे मैं कैंसर को पहचान सकता हूँ। तो कैंसर का जो सबसे इम्पॉर्टेंट साइन है वो है ऑब्वियसली लम्प। आपको अपने बॉडी के किसी भी हिस्से में अगर कोई गांठ महसूस होती है तो आपको हमेशा चेकअप के लिए जाना चाहिए। अगर हम ब्रेस्ट कैंसर की स्पेशली बात करें तो ब्रेस्ट में लम्प, लोग बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे लम्प तो बहुत दिनों से है पर क्योंकि ये पेन नहीं कर रहा था इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया। ये बहुत ही हमारी गलत भावना है। आमतौर पे जो ब्रेस्ट कैंसर के लम्प्स होते हैं वो पेनलेस होते हैं, तो प्लीज उनको इग्नोर नहीं करें। और क्या इंपॉर्टेंट सिम्टम है, हम स्किन पर स्वेलिंग, रेडनेस होना, निप्पल डिस्चार्ज होना, रेडिश कलर का डिस्चार्ज, स्किन कलर में चेंजेस आना। कई बार आपकी स्किन जो है प्यूडी ऑरेंज हम उसको बोलते हैं टेक्निकली, आप संतरे की स्किन की तरह उसको अगर आप दिखती है यानी कि वो एबनॉर्मल है। अगर आपको निप्पल के आसपास कुछ क्रस्टिंग नजर आती है वो एबनॉर्मल है। आपको एक्जिला में, कई लोगों को छाती में गांठ महसूस नहीं होती है बट एक्जिला में गांठ महसूस होती है, वो भी एबनॉर्मल है, वो भी ब्रेस्ट कैंसर का एक साइन हो सकता है। और अगर निप्पल रिट्रैक्शन हो गया है, दोनों ब्रेस्ट की साइज में कोई एबनॉर्मेलिटी है, ये सब हमारे साइंस एंड सिम्टम्स हैं। बताना चाहूंगी अपनी बहनों को कि हमें कभी भी अपने हेल्थ को लेकर कोई इग्नोर नहीं करना चाहिए। ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ का जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारा मेन मोटिव है, वो यही है कि हम ब्रेस्ट कैंसर को अर्ली स्टेजेस में डायग्नोज कर सकें, क्योंकि स्टेज से सर्वाइवल के ऊपर फर्क पड़ता है। जितनी अर्ली स्टेज में हम डायग्नोज करते हैं उतना हमारा सर्वाइवल अच्छा होता है। लेट स्टेजेस में हम सर्वाइवल की ज़्यादा बात नहीं कर पाते हैं। तो हमारे ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस में सबसे पहले है प्रिवेंशन, मॉडिफाइबल एंड नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। तो हम सब लोगों को एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीना है, मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स को हम मॉडिफाई करके उसको अपने ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को कम कर सके। सेकेंड थिंग इज अर्ली डिटेक्शन। अर्ली डिटेक्शन हम कैसे करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, सेल्फ एग्जामिनेशन। हर महिला को 30 साल की उम्र के बाद अपना सेल्फ एग्जामिनेशन ज़रूर करना चाहिए। और नेक्स्ट एग्जामिनेशन, अगर पेशेंट को कुछ फील होता है कि ये मेरे को गांठ एबनॉर्मल फील हो रही है, तब वो अपने कैंसर विशेषज्ञ के पास जा करके ब्रेस्ट कैंसर का एग्जामिनेशन करवा सकती हैं। थर्ड स्टेप हमारा आता है इसमें अर्ली डिटेक्शन में स्क्रीनिंग मेमोग्राफी। किसको करवानी चाहिए, कब करवानी चाहिए? स्क्रीनिंग मेमोग्राफी हर महिला को 40 साल की उम्र के बाद साल में एक बार या फिर 2 साल में एक बार ज़रूर करवानी चाहिए। अगर किसी महिला की फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री है, ओवेरियन कैंसर की हिस्ट्री है, जो कि जेनेटिकली ट्रांसमिटेड हो सकते हैं, तो उनमें अपने नज़दीकी रिश्तेदार जिनको कैंसर डेवलप हुआ था उससे 1 साल पहले हमें स्क्रीनिंग शुरू कर देनी चाहिए। वो 35 के बाद भी हो सकता है, वो 30 के बाद भी हो सकता है। तो ऐसी महिलाओं में हमें स्क्रीनिंग अर्ली करनी पड़ती है। ये हमारा स्क्रीनिंग में, अर्ली डिटेक्शन में मेमोग्राफी की हेल्प है। थर्ड थिंग इज ट्रीटमेंट। जितना जल्दी हम ट्रीटमेंट के लिए पहुंचेंगे, प्लीज़ इसको इग्नोर नहीं करें, अपना ट्रीटमेंट जल्द से जल्द करवाएं। अर्ली स्टेजेस में ट्रीटमेंट करके हम पेशेंट को क्योर की तरफ ले जाते हैं, जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। बट जब हम लेट स्टेजेस में कैंसर डायग्नोज करते हैं तब वो कैंसर लाइलाज हो सकते हैं, जड़ से ख़त्म नहीं हो सकते हैं, हम उसको सिर्फ सर्वाइवल बढ़ा सकते हैं। यहाँ यशोदा अस्पताल में हमारे पास स्टेट ऑफ द आर्ट सारी सुविधाएं अवेलेबल हैं, डायग्नोसिस से लेकर ट्रीटमेंट तक की। यहाँ पे हम अल्ट्रासाउंड या मैमोग्राफी की बात करें या फिर हमारा सर्जरी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी, जहाँ पर हम इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, सब तरीके की ट्रीटमेंट सुविधाएं हमारे पास अवेलेबल हैं। रेडिएशन में हम बात करें तो हमारी बहुत ही बढ़िया मशीन अवेलेबल है जो कि कम टाइम के साथ बहुत प्रिसाइजली ट्रीटमेंट डिलीवर करके पेशेंट को साइड इफ़ेक्ट से बचा सकती हैं। नमस्कार।